Hi everyone, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge। तो जैसे कि आपको पता है मैंने पॉलिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी ऑब्जेक्टिव टाइप्स पे, जिसमें मैं सब कुछ कवर करता हूँ। ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ऑन लक्ष्मीकांत एंड जीडी बख्शी। आप मुझे उम्मीद है आपने वीडियो देख के चेक भी किया होगा कि सारा कवर हो जाता है कि नहीं। तो इसमें हमारा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव भी कवर हो जाएगा, जो जेके में पंचायत असिस्टेंट के पोस्ट निकले उससे रिलेटेड, और जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा होगा या जेके पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। ऑलमोस्ट मैं सारी लक्ष्मीकांत कवर कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेन टॉपिक वही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले व्हाट वाज द इनिशियल स्ट्रेंथ डिसाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा खुद पढ़ लिए कि एम आर रॉय ने पहले दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट उसने दिया था। फिर अगस्त ऑफर आ गई थी, उसके बाद आ गया था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन ने क्या बोला था कि यहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और उसके सीट्स उसमें कितने सीट्स रहेंगे वही है स्ट्रेंथ का मतलब, वही है उसमें कितनी सीट्स रहेंगी। तो सीट्स कितनी थी 389। जब पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो उसमें कितनी सीट्स रखी गई 389। उसमें से ब्रिटिश इंडिया की 296 थी। ब्रिटिश इंडिया मतलब वो स्टेट्स या वो एरियाज या वो प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के रूल के अंडर थी। यहाँ पे क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स भी थे, वहाँ पे अपने रूलर्स होते थे, अपने उनके किंग्स होते थे, वो अलग मानी जाती है। और जिसको डायरेक्टली ब्रिटिश चलाते थे उसको बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। तो 93 थी प्रिंसली स्टेट्स, 296 थी सीट्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो 296 है ब्रिटिश इंडिया, इसको भी डिवाइड किया गया किस में, क्योंकि प्रोविंसेस में क्या थे, गवर्नर्स भी होते थे और कमिश्नर्स प्रोविंसेस भी होते थे। 4 कमिश्नर्स प्रोविंसेस और 292 गवर्नर्स प्रोविंसेस। 292 सीट्स फ्रॉम गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड 4 सीट्स फ्रॉम कमिश्नर्स प्रोविंसेस। होप आपको ये समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द इलेक्शन हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब जो ये सीट्स कवर करनी थी ये किसके बुनियाद पे करनी थी, इलेक्शन के बुनियाद पे। तो वो इलेक्शन कब हो गया, जुलाई अगस्त 1946 में। कांग्रेस ने 208 सीट्स ले ली, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स ले ली। प्रिंसली स्टेट्स ने बोला हम इससे दूर ही रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पंगे उस टाइम हुए थे, आपस में इनकी कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो उस बुनियाद पे प्रिंसली स्टेट्स ने बोले थे, हर किसी की मांग होती थी। मुस्लिम लीग की अलग थी, कांग्रेस की अलग थी, प्रिंसली स्टेट्स की अलग थी। फिर प्रिंसली स्टेट ने एट लास्ट डिसाइड किया हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द 4 कमिश्नर्स प्रोविंसेस वेयर फ्रॉम द नंबर्स ऑफ सीए वर टू बी ड्रॉन। ये जो 4 कमिश्नर प्रोविंसेस की सीट्स लानी थी ये कौन कौन सी थी, यानी कि इन प्रोविंसेस के नाम क्या थे, यही क्वेश्चन मैंने पूछा यहाँ पे। तो कौन कौन से थे, दिल्ली थी, कूर्ग थी, अजमेर मरवारा था, ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। उस टाइम कूर्ग एक अलग स्टेट थी, कूर्ग एक अलग स्टेट थी, अलग एरिया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कूर्ग फिर किसके साथ मिलाई गई, यानी कि किसके साथ एब्जॉर्ब की गई। यानी कि इस टाइम पे कूर्ग और दूसरी स्टेट पे वो एक ही बन गए। उस स्टेट का नाम क्या है, यानी कि उस एरिया का नाम क्या है, यानी कि अब मैं यहीं पे बताता हूँ, उस एरिया का नाम मैसूर है। कूर्ग को फिर किसके साथ ऐड किया गया, मैसूर के साथ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीए हेल्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हो गई। अब जब इलेक्शंस भी हो गए तो अब पहली मीटिंग कब हो गई, पहली मीटिंग हो गई 9 दिसंबर 1946। ये बहुत ही ज़रूरी है। मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया, ओनली 211 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड। मुस्लिम लीग ने बायकॉट करी। कब पहली मीटिंग होगी, दिसंबर 9 1946। ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी याद रखना है। इसके बाद आता है हु वाज मेड द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ सीए ऑन इट्स फर्स्ट मीटिंग। जब ये पहली मीटिंग हो गई, पहले बनाया गया कौन सा, टेम्पोररी प्रेसिडेंट। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनाया गया। यहाँ पे अब मैं नहीं बोलूँगा, परमानेंट प्रेसिडेंट का नाम बोलिए। परमानेंट प्रेसिडेंट
कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किसके लिए रखा था, जब पहले बार बोला गया था, क्योंकि कभी क्वेश्चन डिफरेंटली पूछे जा सकते। जब पहली मीटिंग हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उस टाइम पे एक प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन वो टेम्परेरी पीरियड के लिए था। वो कौन था, उसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेम द 2 persons हु वर मेड वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ सीए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, इसके 2 वाइस प्रेसिडेंट्स बन गए, न कि एक, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स बन गए। उनके नाम बताओ। उनके नाम क्या थे। पहला था हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एससी मुखर्जी। और दूसरा कौन था, वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी। सिंपल है, फैक्चुअल है, याद करना है। होल लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कवर किया है मैंने। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड एंड बाय whom, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। इवन यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जाम्स, यूपीएससी प्लस अदर पीएससी प्लस ऑल अदर एसएससी, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसको याद कर लीजिए हमेशा के लिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थी, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बोलिए मुझे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थी। इसका आंसर क्या है, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हो गई। 9 दिसंबर को कब हो गई, 9 दिसंबर फर्स्ट मीटिंग। उसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उठाया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उठाया। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेटर बन गया क्या, अमेंड करके प्रियम्बल बन गया। ये हमारा प्रियम्बल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बन गया, यानी कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर था। इसके बारे में पढ़े ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या हुआ था। ज़रूरी नहीं है उतना, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के जो हमारा एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगर कोई पीएससी, जेके पीएससी या यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अमेंड करके हमारा फिर क्या बन गया, इसको प्रियम्बल बनाया गया, यानी कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किसने मूव की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड। जैसे आजकल क्या करते हैं, पार्लियामेंट में कोई मोशन मूव करते हैं, यानी कि हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये पास करो, वो पास करो, या बिल लाते हैं, फिर तो उसको पास भी करना होता है, अडॉप्ट भी कराना होता है। तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसने मूव की। इसको कब पास किया गया, इसको पास किया गया कब, जनवरी 22 1947। जनवरी 22 1947 को यूनानिमसली इसको अडॉप्ट किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये दो, 7 और 8। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड द सीए मेट एज ए डोमिनियन लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मेट, उसने कब मीटिंग की एज ए डोमिनियन लेजिस्लेचर। एक्चुअली क्या हो गया, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, फिर इनको बोला गया कि एक्चुअली प्रोसेस स्टार्ट हो गई इंडिया को आज़ाद छोड़ने की। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बनानी थी, लॉज वाज होने चाहिए थे उसके लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोला गया, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रही हो, अब आप लॉज भी बना लो, अब आप लॉज भी बना लो। लॉज बनाने का मतलब आपको लेजिस्लेशन का काम दिया, आपको लेजिस्लेशन का काम दिया गया। एक्चुअली क्या हुआ, 1947 में आज़ादी मिल गई, तब तक इंडिया क्या बन गया, डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश। डोमिनियन बन के इसने काम किया, यानी कि ये काम कर रहे हैं अंडर किंग ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटेन किंग के अंडर ये काम करते एज ए डोमिनियन काम करते रहे। तो इसको डोमिनियन लेजिस्लेचर बनाया गया। एज ए डोमिनियन लेजिस्लेचर कब मेट होगी, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये भी आता है, इंटरिम गवर्नमेंट कब बनाई गई, इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट कब बनाई गई। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंटरिम गवर्नमेंट कब बनाई गई। तो एज ए डोमिनियन लेजिस्लेचर कब मेट हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नवंबर 17 1947, नवंबर 17 1947। हु चेयर्ड द सीए व्हेन इट मेट एज लेजिस्लेटिव बॉडी। अब क्या हो गया, अब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 काम थे, एक था इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एक था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा काम क्या था, लेजिस्लेशन, दूसरा काम क्या था, लेजिस्लेशन। जब एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी मिलती थी, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल रही थी, मीटिंग कर रही थी, उस टाइम पे एक चेयरमैन होता था,
और जब एज ए लेजिस्लेटिंग बॉडी मिलती थी उस टाइम पे एक चेयरमैन होता था। यही सिंपल है, यही मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी तो उस टाइम पे चेयरमैन कौन होता था। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन। आंसर है जीवी मावलंकर। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाट वाज इट्स स्ट्रेंथ। पहली थी 389, अब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर दिया, मुस्लिम लीग ने कर दिया विदड्रॉ, मुस्लिम लीग ने बोला हमें पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम लीग ने बोला हमें पाकिस्तान चाहिए। तो अब बोलिए कितनी सीट्स रह गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सीए में कितनी, तो रह गई 299। ये 299 की प्रोविंशियल इंडियन प्रोविंसेस यानी कि जो वही ब्रिटिश प्रोविंसेस जिनको बोलते थे, जो ब्रिटिश खुद से चलाता था, वो रह गई 229। पहले थी 296 की जो हमने पहले पढ़ा, अब कितनी रह गई 229। प्रिंसली स्टेट्स पहले 93, अब कितनी रह गई 70। व्हेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब चुना गया, तो जवाब है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। होप आपको ये सबको पता होगा। व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। 24 जैन 1950। व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, 22 जुलाई 1947। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर ले। व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग adopted, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। आगे क्या है, व्हेन वाज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड, आंसर क्या है 24 जैन 1950। सॉन्ग भी कब अडॉप्ट किया, 1950 में 20 जैन, एंथम भी 24 जैन 1950। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किएगा, 22 जुलाई 1947। ये डिफरेंस है। हाउ मेनी सेशंस वर हेल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने सेशंस टोटल कर दिए, 11 सेशंस टोटल हो गई। 11 से, जैसे आजकल भी पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं, जब बिल कोई पास करनी होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग हो जाती है बिल की, क्लॉज बाय क्लॉज पहले पढ़नी पड़ती है। 2 सालों और 11 महीनों में और 18 दिन में टोटल कितने सेशन हुए, 11 सेशन हो गए। गाइज आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। योर सब्सक्रिप्शन इज़ और मोटिवेशन, और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को भी फ़ायदा मिल रहा है। और लाइक और सब्सक्राइब जाने में तो फिर क्या जाता है, आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद करते हैं हम कि आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे लिए। तो और वीडियो को रिवाइज़ करना है, ये सब चीज़ें ऐसी याद नहीं हो जाती। हर किसी चीज़ ज़िंदगी में कोई भी चीज़ याद रखनी हो उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, पहले 1-2 बार ऐसे देखें, फिर फास्ट फॉरवर्ड करके या 1.5x या 1.75x पे देखिए। मैं बहुत सारे वीडियोस को जब मुझे रिवीजन करना होता है, जब मुझे कोई वीडियो देखनी होती है, तो मैं उसको 1.75x पे भी रिवाइज करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड। कंसिडर्ड मतलब अब जो BR अम्बेडकर ने क्या बनाया, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए ड्राफ्ट बनाया, जो पहले तैयार किया जाता है, जो पहले कागज़ों पे लिखा जाता है, ये होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट, यानी इनिशियल वर्क। तो उसको कितने दिन तक कंसिडर किया गया, कंसिडर मतलब उसको कितने दिन तक एनालाइज किया गया, देखा गया कि हाँ इसमें ये चीज़ ठीक है, इसमें ये चीज़ गलत है। वो कब किया गया, कितने दिनों तक, आंसर है 114 डेज, 114 डेज, 114 दिन, याद कीजिए। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हो गया टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, आंसर है 64 लाख। व्हेन वाज द लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, लास्ट सेशन कब हो गया, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। कमेंट सेक्शन में लिखिए 24 जनवरी 1950 की क्या सिग्निफिकेंस है। व्हेन डिड द CA स्टार्ट टू वर्क एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने अभी भी बोला था कि यहाँ पे अब गवर्नमेंट बनानी थी, अब पार्लियामेंट भी होना चाहिए था। तो पहले बनाया गया जब यहाँ पे अभी पूरी आज़ादी नहीं मिली थी, 1947 में आज़ादी मिल गई, लेकिन तब तक हम एज ए डोमिनियन रह गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया प्रोविजनल पार्लियामेंट, फर्स्ट पार्लियामेंट यही बना गया।
प्रोविजनल पार्लियामेंट बन गया। तो ये पहले एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट कब इसने मेट किया? फ्रॉम जैन 26 1950, 26 जनवरी 1950 से इसने स्टार्ट किया क्या? वर्क एज प्रोविजनल पार्लियामेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने काम स्टार्ट किया एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट। कब से? 26 जनवरी 1950 से। कब तक? 1947 तक, नहीं सॉरी 1951-52 तक, जब इलेक्शंस हो गए यहाँ पे। 26 जनवरी 1950 से 1951-52 तक ये एज ए काम करती रही प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो फिर बन गया 1952 में पार्लियामेंट। असली पार्लियामेंट कब बन गया? फिर 2 हाउस पार्लियामेंट बन गया 1952 में। तो होप आपको ये समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट पार्लियामेंट विद 2 हाउसेस कम इनटू बीइंग? पहला पार्लियामेंट कब बन गया विद 2 हाउसेस? May 1952. Who was the chairman of Union Powers Committee? Guys, 8 मेजर कमिटीज़ बनाई गई फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनमें से कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है कौन चेयरमैन था। सो गाइज प्लीज़ रिमेंबर इट। Who was the chairman of Union Powers Committee, Union Constitution Committee and States Committee? States Committee मतलब नेगोशिएशन करनी थी स्टेट से, उसके लिए कमेटी बनाएगी। तो उसका चेयरमैन कौन था? बहुत ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द चेयरमैन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी? रूल्स ऑफ प्रोसीजर मतलब जो फॉर एग्जाम्पल आजकल पार्लियामेंट में ये सेशन चलते हैं या बिल कभी वहाँ पे कैसे काम किया जाएगा, वहाँ पे कैसे डिसिप्लिन रखना है, उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ये तो सबको पता होना चाहिए। अगर ये भी पता नहीं तो आई डोंट नो। BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको ड्राफ्ट करना था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था कि क्या क्या रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन कौन था? सरदार पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। व्हेन वाज ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप? ड्राफ्टिंग कमेटी अब बनाई गई, कब बनाई गई? अगस्त 29 1947। 1947 में कब बनाएगी? अगस्त 29 को। गाइज आगे बढ़ते हैं। हु रिप्लेस्ड BL मित्तर एज ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन से थे। मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन से थे? वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे मेंबर्स जब थे, BL मित्तल को किसी ने रिप्लेस किया। BL मित्तल को रिजाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। इसको जब रिजाइन करना पड़ा तो किसी और को आना था। इसको किसने रिप्लेस किया? वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा है। इसको किसने रिप्लेस किया? N माधव राव। BL मित्तल की जगह कौन आ गया? N माधव राव। उसके बाद हु रिप्लेस DP खेतान? इसी तरह DP खेतान को भी किसी ने रिप्लेस किया। वो कौन था? TT कृष्णमाचारी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड? अब जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी किसके लिए? टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसका पहला ड्राफ्ट कब पब्लिश किया गया? Feb 1948। व्हेन वाज द सेकंड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? फिर क्या हो गया? पहला ड्राफ्ट बन गया, फिर लोगों को बोला गया अगर आपको कोई चीज़ देखनी है, कुछ प्रॉब्लम मत है, इसमें क्रिटिसिज्म करना है, कुछ भी जो भी देना है, अपनी सजेशन देनी है, जो भी करना है आप दे सकते हो। तो 6 महीने का टाइम दिया गया, 6 मंथ्स का टाइम दिया गया और उसके बाद नया ड्राफ्ट बनाया गया। वो कब बनाया गया? वो कब पब्लिश हो गया? आंसर है अक्टूबर 1948। हाउ मेनी डेज ड्राफ्टिंग कमेटी टूक टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट? इसको कितना टाइम लगा अपना ड्राफ्ट बनाने में? लेस देन 6 मंथ्स, 141 डेज।
व्हेन वाज द फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब जो ये लास्ट ड्राफ्ट जो अब पास कराना था, जो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? क्योंकि पहले ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद असेंबली में उस पर डिस्कस होगा। वो था नवंबर 4, 1948। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। When was the motion for passing of the constitution moved by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? अब जब कोई बिल अभी भी पास करती है पार्लियामेंट, पहले क्या होता था? फर्स्ट रीडिंग में सारा एज अ होल पढ़ा जाता है, फिर सेकंड रीडिंग में क्लास बाय क्लास बिल को पढ़ा जाता है, फिर थर्ड रीडिंग में डिस्कस किया जाता है और क्या करना है क्या नहीं करना है, अमेंडमेंट करनी है कि नहीं है, फिर साइन किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी हो गया। तो जब बहुत टाइम लगा तो थर्ड रीडिंग में बी आर अम्बेडकर ने मोशन मूव की कि इसको पास कीजिए। वो कब उसने मोशन मूव की? नवंबर 14, 1949। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर 14, 1949 ने बी आर अम्बेडकर ने ये मोशन मूव की, बी आर अम्बेडकर ने मोशन मूव की। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज मॉडर्न मानू? मॉडर्न मानू किसको बोलते हैं? बी आर अम्बेडकर। इसको बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यही मेन था जिसने हमें आज कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। व्हेन वाज द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड? जो ये यहाँ पे मोशन बी आर अम्बेडकर ने उठाई, इसको कब पास किया गया? इसको कब पास किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब पास किया गया? इसकी ड्राफ्ट मोशन को कब पास किया गया? तो आंसर है, सबको पता होना चाहिए, नवंबर 26, 1949। नवंबर 26, 1949। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसके बारे में लिखिए कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं। प्रीएम्बल के इसके बारे में, प्रीएम्बल में ये डेट मेंशन है, प्रीएम्बल में ये डेट मेंशन है, क्यों है बताइए। द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 कंटेन्ड हाउ मेनी आर्टिकल्स? यहाँ पे आपका जवाब मिल गया कि अडॉप्ट कब किया गया? 1926, 1949। तो इस टाइम पे जो अडॉप्ट किया गया, आप मुझे बताएं आर्टिकल्स कितने थे? आर्टिकल्स कितने थे उस टाइम पे? तो उसमें आर्टिकल्स कितने थे, आइए बात करते हैं। प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स थे, प्रीएम्बल था 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। गाइज आप मुझे ये बताओ, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया उस टाइम पे कौन कौन से आर्टिकल इनटू फोर्स आ गए? क्योंकि सारे आर्टिकल जो ये 395 है, ये सारे के सारे इनटू फोर्स काम में नहीं आ गए। इनटू फोर जो आ गए हैं कि कौन सा इफेक्ट में आ गया? 26 नवंबर 1949 को। उन आर्टिकल्स को नीचे लिखिए। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज वर रिपील्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जब कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया गया तो उस टाइम पे इनमें से कौन कौन सा रिपील किया गया, यानी कि इन तीनों में से कौन कौन हटाया गया? तो आंसर है ए एंड बी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी हटाया गया क्योंकि अब आज़ादी मिल गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी हटाया गया। आंसर इज ऑप्शन 1 एंड 2। व्हाट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को कब कमेंस किया गया? ये क्या मतलब है? 26 जैन 1950। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कब किया गया? अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949। लेकिन इस टाइम पे सारे आर्टिकल्स इनटू फोर्स नहीं आ गए, इनटू फोर्स नहीं आ गए, कुछ आर्टिकल्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 6, 7, 8, 9, 3 नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 380, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो उस टाइम पे इनटू फोर्स आ गए, काम में आ गए। लेकिन सारे के सारे आर्टिकल्स कब इनटू इफेक्ट आ गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कब इफेक्ट में आ गया? 26 जनवरी 1950 में। इसलिए ये दो बहुत ज़रूरी याद रखनी है। 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया और 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? टोटली इफेक्ट में आ गया। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ सीए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था, लीगल एडवाइजर कौन था? लीगल एडवाइजर कौन था? आंसर है सर बी एन राव। सर बी एन राव।
ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। हु वाज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सेक्रेटरी कौन था? HVR अयंगर। HVR अयंगर। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ रिवाइज दिस वीडियो। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पावर स्क्वायर भी करोगे तो फिर वो भी है। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था? SN मुखर्जी। SN मुखर्जी। इसी तरह हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कैलीग्राफर कौन था जिसने लिखाई की किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेज पावर 100। आंसर है प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा। हु डेकोरेटेड द ओरिजिनल प्रियम्बल कैलीग्राफर्ड बाय द प्रेम बिहारी रायजादा? इसको डेकोरेट किसने लिखा? जो प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था, इसने लिखा था फ्री फ्लो, हैंड, हाथ से लिखा था। फ्री फ्लो इटैलिक में, फ्री फ्लो इटैलिक यानी कि हैंड रिटन था। इटैलिक फॉर्म में लिखना था किसने? प्रेम बिहारी रायजादा। फिर उसके बाद अपने प्रियम्बल को डेकोरेट किया गया। एक सजावट जो आई है, प्रियम्बल को अच्छे से रखा है, वो किसने किया? वो किया था PB, वो किया था, इसका आंसर है ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा। ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, राम मनोहर सिन्हा। अगला क्वेश्चन है हु डेकोरेटेड द हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? हु डेकोरेटेड द हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, हिंदी वर्जन किसने कैलीग्राफ किया? हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कैलीग्राफर कौन था? कमेंट सेक्शन में लिखिए। हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कैलीग्राफर कौन था? बहुत ही ज़रूरी है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलग है एंड हिंदी वर्जन का अलग है। बहुत बहुत ज़रूरी है, UPSC ने भी एक बार पूछा था ये। हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? वसंत कृष्णा वेडिया। वसंत कृष्णा वेडिया। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ रिमेंबर, प्लीज़ रिमेंबर। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है गाइज। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि आपको अब कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिकॉज ऑल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सारा का सारा जो भी इससे रिलेटेड है वो फैक्चुअल है। तो मैंने सारा यहाँ पे कवर किया। प्लीज़ रिवाइज दिस वीडियो 2 to 3 times so that you will remember these facts. Hope you enjoyed the lesson. Please subscribe to my channel and like, share the video. Thank you very